वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? बीए जो इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर की है उसकी यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड और 8 यूनिट जो कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स की है वो सब करा दी गई है। और आज जो है यूनिट 6 और 7 दोनों के टोटल इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे। अगर आपने नहीं वो क्लासेस देखी है तो देखिए। और एक पेपर जिस प्रकार का आपका पेपर आएगा तो एक प्रीवियस पेपर भी अपलोड कर दिया गया है, समझा दिया गया कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होनी है वो सभी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 6 और 7 के वो सारे इंक्लूड हैं और बहुत छोटी सी क्लास के अंदर दोनों यूनिट के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर दिए गए हैं। देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। यह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी इनके बारे में बताना है। सर फ्रांसिस बेकन वॉज एन इंग्लिश लॉयर। सर फ्रांसिस बेकन थे एक अंग्रेज लॉयर, वकील थे। एसेस्ट निबंधकार थे। हिस्टोरियन ये इतिहासकार भी थे, फिलोसफर दार्शनिक भी थे। एंड चैंपियन ऑफ मॉडर्न साइंस, और आधुनिक विज्ञान के ये एक विद्वान भी माने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन लंदन ऑन जनवरी 22 1561। ये 22 जनवरी 1561 में लंदन में पैदा हुए थे। अब है व्हाट आर द चीफ यूजेस ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन। देखो बेकन का जो हमारा इसके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो एसे डाला गया है वो ओप स्टडीज का है, ओप स्टडीज का। तो ओप स्टडीज एसे के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं। इन्होंने बताया है कि 3 तरह की कैटेगरी की किताबें होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो जस्ट फॉर टेस्ट होती है, जिसको केवल चखा जाता है, यानी केवल थोड़ा सा पढ़ लिया और छोड़ दिया। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको च्यूड किया जाता है या स्वॉलो किया जाता है, नहीं चबाया जाता है। वो किताबें कैसी होती हैं? जिन किताबों को ध्यान से पढ़ा जाता है पर हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए। और थर्ड टाइप बताई हुई है जिसको डाइजेस्ट किया जाता है, हजम किया जाता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। कुछ ऐसी किताबें होती हैं। तो 3 तरह की बताई है और 3 ही तरह का इन्होंने आनंद या फायदा बताया है स्टडीज का। जो 3 उपयोग मैन चीफ यूजेज ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन के अनुसार। फर्स्ट है स्टडीज फॉर डिलाइट। डिलाइट होता है आनंद, आनंद के लिए, यानी आनंद के लिए भी पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है आनंद के लिए? पढ़ने का 3 उद्देश्य, 3 प्रयोग, 3 फायदे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्टडीज फॉर डिलाइट, आनंद के लिए पढ़ना। द चीफ यूज ऑफ स्टडीज, अध्ययन का या पढ़ाई का जो सबसे मुख्य उपयोग है फॉर डिलाइट, वो क्या है? स्टडीज फॉर डिलाइट, आनंद के लिए अध्ययन करना। वो क्या है? इज टू स्टडी, पढ़ाई करना। इन लीजर टाइम, फुर्सत के समय में। इन लोनलीनेस और सॉलिट्यूड, अकेलेपन में या एकांत में। इट विल गिव प्लीजर, ये क्या देगा? ये आनंद देगा, आनंद देगा। अकेले में जब किताब को पढ़ेंगे, पढ़ाई को अध्ययन करेंगे तो वो क्या करेगा? आनंद देगा। एंड रिड्यूस दी बोर्डम, और तनाव को कम करेगा। तो ये फर्स्ट यूज है स्टडी का। सेकंड यूज क्या है? स्टडीज फॉर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट क्या होता है? श्रृंगार या आभूषण होते हैं। आभूषण के लिए भी पढ़ा जाता है, श्रृंगार के लिए पढ़ा जाता है। कैसे? द चीफ यूज ऑफ स्टडीज फॉर ऑर्नामेंट, जो आकर्षण या श्रृंगार के लिए अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? इन दिस डिस्कोर्स, वो क्या होता है? वो बातचीत में होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो उस टाइम पे जो हम अध्ययन किया हो जाता है, हमारी जो नॉलेज होती है वो हमारे श्रृंगार को, यानी हमारी क्वालिटी को निखारती है। कैसे निखारते हैं हमारे श्रृंगार को? बाय स्टडिंग वी नो न्यू वर्ड्स, क्योंकि अध्ययन करने से वी नो, हम जान जाते हैं नए नए शब्द। एंड वी लर्न दैट वेयर वी यूज विच वर्ड्स, और वी लर्न, हम सीख जाते हैं कि वेयर वी यूज दीज वर्ड्स, विच वर्ड्स, कि किस जगह कौन से शब्द प्रयोग करने हैं वो हम सीख जाते हैं। एंड विच नॉट, और कौन से प्रयोग नहीं करने हैं। इट इज मीन्ड, जिसका मतलब है दैट स्टडीज ब्यूटिफाइज आवर स्पीच। इसका क्या मतलब है? कि जो अध्ययन होता है, अध्ययन करना, पढ़ाई, वो ब्यूटिफाइज, ब्यूटिफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना, सुंदर बना देती है हमारी स्पीच, हमारी बातों को, हमारे
भाषण को या बात को। थर्ड है स्टडीज फॉर एबिलिटी, एबिलिटी योग्यता के लिए पढ़ाई करना। स्टडीज सर्व टू इम्प्रूव, जो अध्ययन है वो सर्व करता है यानी सेवा करता है किस काम करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इन ट्रेड नॉलेज, हमारे व्यापार की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। काउंसलिंग, बातचीत करने के लिए। जजमेंट, न्याय के लिए। एंड डिसीजन मेकिंग, और निर्णय लेने के लिए, कि निर्णय लेने की भी अक्षमता को बढ़ाता है। राइट ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, अलग अलग प्रकार की किताबों के ऊपर लेख लिखिए जो अकॉर्डिंग टू बेकन, अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार देयर आर सम बुक्स टू बी रीड इन पार्ट्स। बेकन के अनुसार देयर आर सम बुक्स, कुछ किताबें होती हैं टू बी रीड इन पार्ट्स, जिनको पार्ट्स में पढ़ा जाता है यानी थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है। सो दे में स्किप थ्रूली द पेज, थ्रू द पेज, तो इसलिए दे में स्किप, उनको स्किप किया जा सकता है थ्रू द पेज, पेज से, यानी कोई पेज अच्छा लगा तो पढ़ लिया, दूसरा पेज छोड़ दिया, कुछ किताबें ऐसी होती हैं। और सम बुक्स आर टू बी रीड कंप्लीटली, कुछ किताबें होती हैं जिनको पूर्ण रूप से पढ़ा जाता है यानी स्किप तो नहीं किया जाता। बट दीज बुक्स नीड नॉट बी स्टडीड वेल, पूरी किताबें तो पढ़ी जाती हैं लेकिन वे किताबें दूसरे नंबर की, नॉट टू बी स्टडीड वेल, बहुत अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ी जाती है। एक तो वो टाइप बताई है जो स्किप कर करके पढ़ी जाती है, कोई पेज पढ़ लिया जो अच्छा लगा बाकी छोड़ दिया। दूसरी बताई गई है कि किताब तो पूरी पढ़ी गई है लेकिन वो डीपली नहीं पढ़ी गई है। तो पीपल कैन रीड देम फॉर दियर, यहाँ पर दियर आएगा, दियर क्यूरियोसिटी, वो लोग क्या करते हैं, कैन रीड देम, उनको पढ़ सकते हैं, फॉर दियर, यहाँ पर THIR, दियर क्यूरियोसिटी, अपनी जो चिंता परेशानी को थोड़ा सा हटाने के लिए पढ़ा जा सकता है। बट सम अदर बुक्स आर टू बी स्टडीज केयरफुल्ली, लेकिन जो तीसरे प्रकार की किताबें होती हैं वो कुछ किताबें ऐसी होती हैं, बुक्स आर टू बी स्टडीड, जो अध्ययन किया जाता है जिनका, केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक, एंड डाइजेस्टेड, वो हजम की जाती हैं, बिकॉज, क्योंकि, दियर फॉर्म, उनका जो रूप है, एंड कंटेंट, और जो उनका जो अंदर कंटेंट है, सामग्री जो उनके अंदर नॉलेज है, आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत खास होती है, एंड यूजफुल फॉर देम इन दियर प्रैक्टिकल लाइफ, और उनके व्यवहारिक जीवन में वो बहुत ही यूजफुल है वो नॉलेज, इसलिए वो किताब थर्ड टाइप की डाइजेस्ट की जाती है, हजम की जाती है उनकी नॉलेज। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चार्ल्स लैम्ब, अब क्या है चार्ल्स लैम्ब के बाद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट चैप्टर क्या है चार्ल्स लैम्ब का, जो ड्रीम चिल्ड्रन जिसका चैप्टर है हमारा जी, देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब के ऊपर एक नोट लिखिए जी। पहले आपको बता दें, ये चार्ल्स लैम्ब जो राइटर है, इन्होंने जिन्हें ड्रीम चिल्ड्रन लिखा है, ये अनमैरिड थे, इनकी शादी नहीं हुई थी, ना ही कोई बच्चे थे, तो इन्होंने इस चैप्टर में ड्रीम चिल्ड्रन में कल्पना की है, एक सपने की तरह मन में कल्पना की है कि इनकी भी शादी हुई, इनके भी बच्चे थे, तो उस कल्पना को ही इन्होंने अपने एक एस्से में लिख दिया जिसका नाम रख दिया ड्रीम चिल्ड्रन, जो हमारे सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चार्ल्स लैम्ब इज बेस्ट नोन फॉर द एस्से ही रोट अंडर द नेम इलिया, इन्होंने जितने भी मोस्टली एस्से लिखे हैं वो एस्से जो इलिया के नाम से लिखे हैं, ठीक है, यानी इन्होंने अपने एस्से का जो संग्रह था, अपने एस्से को पता क्या नाम दिया है, इलिया, तो ही रोट अंडर द नेम इलिया, इलिया नामक नेम से ही इन्होंने अपने एस्से को लिखा है। ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड, ये माने जाते हैं सबसे ज्यादा प्रिय और पढ़े जाने वाले इंग्लिश एसेस्ट के अंदर, सबसे ज्यादा निबंधकार के रूप में अंग्रेजी के। वाई द एस्से इज इंटाइटल्ड ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन टाइटल क्यों दिया है इन्होंने अपने एस्से को, यानी इस एस्से का नाम ड्रीम चिल्ड्रन क्यों लिखा है, ये कारण बताना है। चार्ल्स लैम्ब इंटाइटल्ड द एस्से ड्रीम चिल्ड्रन, चार्ल्स लैम्ब ने टाइटल रखा है अपने एस्से ड्रीम चिल्ड्रन का, बिकॉज, क्योंकि ही नेवर मैरिड, उसने कभी शादी नहीं की, एंड नेचुरली नेवर बिकेम द फादर ऑफ एनी चिल्ड्रन, और ना ही किसी बच्चे का, किसी चाइल्ड का, एनी चाइल्ड,
ना ही किसी बच्चे का कभी वो पिता बना है नेचुरल रूप से। द चिल्ड्रन ही स्पीक्स ऑफ इन द एसे, दो जो बच्चे दिखाए गए हैं, द ही स्पीक्स ऑफ इन दिस एसे, जो इस एसे के ड्रीम चिल्ड्रन नामक एसे में अंदर जिन बच्चों की वह बातें करता है, द चिल्ड्रन वह बच्चे, ही स्पीक्स वो जिसके बारे में बोलता है, इन दिस एसे इस एसे में, वर एक्चुअली वास्तव में वो दरअसल क्या थे, द क्रिएशंस ऑफ हिज इमेजिनेशन और फैंसी, उसकी भावना और कल्पनाओं का के क्रिएशन थी, रचना थी, यानी उसकी कल्पना काल्पनिक रचना ही है वे बस। तो ड्रीम चिल्ड्रन इज ए पर्सनल एसे, ड्रीम चिल्ड्रन क्या है, पर्सनल एसे है। पर्सनल एसे वो होता है जब राइटर अपने खुद के जीवन के से संबंधित करके कोई ऐसा लिखता है। तो लैम्ब प्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स, जो चार्ल्स लैम्ब है वो प्रस्तुत करता है इसके सभी पात्रों को, जो इसके अंदर पात्र दिए गए हैं, कौन कौन आदमी बच्चे हैं वो, और सभी घटनाओं को कैसे दिया है, फ्रॉम हिज ओवन लाइफ, अपने खुद के जीवन से लिए हैं, और द स्केच ऑफ हिज ग्रैंड मदर, और इस एसे के अंदर वो क्या करता है, वो करेक्टर स्केच करता है, चरित्र बताता है ऑफ हिज ग्रैंड मदर का, अपनी दादी माँ का, और हिज ब्रदर जॉन लैम्ब का, और हिज सिस्टर मैरी लैम्ब के चरित्र की बातें करता है, बताता है। ठीक है, उनकी भी बातें करता है जी। नेक्स्ट इसका 6 यूनिट का जो चैप्टर है वो जोसेफ एडिसन का स्पेक्टेटर वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसका है जो शॉर्ट, जोसेफ एडिसन वाज बोर्न ऑन May 1, 1672, जोसेफ एडिसन पैदा हुए थे 1 मई 1672 को। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, ये भी अंग्रेजी निबंधकार में से एक महानतम निबंधकार माने जाते हैं, ये भी ग्रेटेस्ट थे, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महानतम निबंधकारों में से एक, लैम्ब भी और ये भी। हिज एसेज वर कंट्रीब्यूटेड, जो इनके एसे थे वो संकलित थे मोस्टली टू द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर नामक पत्रिका एक थी जो एक मैगजीन छपती थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पर जो स्पेक्टेटर मैगजीन छपती थी उसके अंदर इनके एसे मोस्टली लिखे गए हैं, उसमें लिखे जाते थे। द बेस्ट ऑफ हिज एसेज आर दोज विच सेंटर राउंड द फिगर ऑफ सर रोजर, जी ध्यान रखना है, द बेस्ट ऑफ हिज एसेज, इन्होंने अपने जो सबसे अच्छे जो ऐसे लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, उन सब निबंधों के अंदर ये एक सेंटर बनाते थे एक आदमी को, यानी इन्होंने क्या कर रखा था, सेंटर राउंड द फिगर, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, सर रोजर, सर रोजर डी कवर्ली, इस आदमी को ये मुख्य रूप से पात्र बनाते थे अपने मोस्टली एस्सेओ के अंदर, निबंध के ऊपर, यानी उनके ऊपर निबंध मोस्टली लिखते थे। एंड हेंस आर नोन एज द कवर्ली पेपर्स, और यहाँ पर उन विशेष प्रकार के निबंधों को जिनके अंदर रोजर डी कवर्ली की चर्चा करते थे, उनको मुख्य रूप से एक नाम से और भी जाना जाता था, कवर्ली पेपर्स के नाम से, कवर्ली पेपर। हु इज सर रोजर इन द प्रोज सर रोजर एट चर्च, जो हमारा एक चैप्टर दिया है आपके बीए के अंदर जो चैप्टर दिया है सर रोजर एट चर्च, उसमें जो रोजर है, सर रोजर है प्रोज के अंदर, तो ये बताना है कि जो सर रोजर है प्रोज के अंदर वो कौन है, यानी जो सर रोजर एट चर्च ऐसे है उसके अंदर सर रोजर किस प्रकार का पात्र दिखाया हुआ है, कौन है वो बताना है जी। देखो सर रोजर, ये बड़ा कैपिटल आर बनाना है यहां पर, सर रोजर इज द लैंडलॉर्ड, सर रोजर है एक मुखिया ऑफ होल कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन होता है मंडली, मंडली जो उनकी समूह या मंडली समूह का, तो सर रोजर है एक मुखिया जो उन्होंने अपने एस्से में बताया है, सर रोजर इज द लैंडलॉर्ड ऑफ होल कांग्रेगेशन, पूरी मंडली का जो लैंडलॉर्ड है स्वामी है, और सर रोजर बनाया हुआ है उन्होंने, वो सर रोजर है। एंड ही हैज ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चर्च, और चर्च की सभी जिम्मेदारियां उसको दे रखी है सर रोजर को। ही एंड प्रेज एंड प्रेयर,
चर्च की और प्रेयर की, जी, सभी प्रेयर की और चर्च की सारी जिम्मेदारियां ही हैज, वह रखता है। कौन रखता है? सर रोजर। सर रोजर इज द लैंड लॉर्ड ऑफ होल कॉन्ग्रीगेशन एंड ही हैज ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चर्च एंड प्रेयर। सब चर्च और प्रेयर की जिम्मेदारी भी सब उसी को दे रखी है। सो इसीलिए ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बड़ा कठोर है। फॉर दिस रूल्स, किसके लिए? इन नियमों के लिए वो कठोर है, बड़ा सख्त है। एंड सर रोजर, यहां पर भी कैपिटल आर आएगा। किसी का भी नाम होता है ना तो कैपिटल लेटर बनाते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में। सर रोजर नेवर लेट एनीवन स्लीप, सर रोजर किसी को सोने नहीं देता है। वो वाइल प्रेइंग, प्रार्थना करते टाइम चर्च के अंदर। थ्रू द करेक्टर ऑफ सर रोजर, सर रोजर के चरित्र के द्वारा द अल्टीमेट एम ऑफ एडिसन का अल्टीमेट मीन्स मुख्य उद्देश्य क्या है? सर रोजर का चित्रण के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं वो? थ्रू मने द्वारा, करेक्टर चरित्र के, ऑफ सर रोजर के चरित्र के द्वारा, द अल्टीमेट एम ऑफ एडिसन का मुख्य उद्देश्य वाज था नॉट टू शो हिज ह्यूमरस एक्सप्रेशन, केवल हास्यप्रद, ह्यूमरस क्या होता है? हास्यप्रद भावों को प्रकट करना ही नहीं था उद्देश्य ऐसे के द्वारा एडिसन का। टू मेक अप लाफ ओनली, केवल हंसाने के लिए, यही नहीं था। रेदर टू मेक, बल्कि इसके अलावा, टू मेक अप करेक्ट फॉर आवर फोलीज एंड अब्सर्डिटीज, क्या था? बल्कि उस टाइम पर जब वो ऐसे लिखते थे, उस टाइम की बात, मेकअप करेक्ट फॉर द आवर फोलीज एंड अब्सर्डिटीज, ये कह रहा है कि उस टाइम के जो लोग थे उनकी सही करने के लिए, पूरी करने के लिए, सही करने के लिए फोलीज गलतियां और एब्सर्डिटीज होती है मूर्खतापूर्ण कार्य को और गलतियों को पूरा करने या सही करने के लिए सर रोजर को इन्होंने करेक्टर बनाया हुआ था अपने एस्से का, यानी इसके द्वारा वो मैसेज देते थे। बट द मेन इंटेंशन ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर, ये स्पेक्टेटर तो उनके मैगजीन का नाम है। बट द मेन इंटेंशन, मुख्य उद्देश्य ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर का वाज टू करेक्ट द सोसाइटी, समाज को सही करना था। टू रिफॉर्म एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ, और रिफॉर्म में सुधार करना प्रत्येक कोने का ऑफ लाइफ, जीवन के। बाई प्रेजेंटिंग द करेक्टर सर रोजर, किसके द्वारा? बाई मैंने द्वारा, रिप्रेजेंटेड प्रस्तुत करके, करेक्टर पात्र किसका? सर रोजर का, यानी सर रोजर का चरित्र को प्रस्तुत करके जीवन के हर एक कोने में सुधार करना ही मुख्य उद्देश्य था मिस्टर स्पेक्टेटर नामक मैगजीन का, जो इन्होंने लिखी थी। ये अब हमारी सेकंड यूनिट के सभी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 के खत्म हो गए हैं जी। ये बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, इनमें से ही आपको मिलने वाले हैं। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ प्रोफेशंस फॉर वुमेन, ये वर्जीनिया वुल्फ का है। प्रोफेशंस फॉर वुमेन, पहले आपको थोड़ा सा बता दें, वर्जीनिया वुल्फ ने प्रोफेशन फॉर वुमेन के अंदर लिखा है कि औरतों को किस प्रकार सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपना खुद का रोजगार, व्यवसाय, प्रोफेशन करना चाहिए, और किस तरह से औरतों ने डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी मेल के ऊपर, वो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, जो वुमन है, जो फीमेल है। ये सब बताया है इस एस्से के अंदर जी। तो व्हाट वाज द पर्पज, उद्देश्य क्या है ऑफ प्रोफेशन ऑफ फॉर वुमेन, व्यवसाय, औरतों के लिए व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कहना है इस उसका जी। इस एस्से का, वुल्फ्स पर्पज वाज टू एम्पावर, वर्जीनिया वुल्फ का पर्पज, उद्देश्य था टू एम्पावर, मजबूत करना, द सोलली मीन्स पूर्ण रूप से, फीमेल औरतों को,
औरत ऑडियंस को, जो उसके औरत ऑडियंस का मतलब होता है जो स्त्री श्रोता उसके सुनने वाले हैं, उन सबको इंपावर करना, मजबूत करना था उद्देश्य वुल्फ के इस चैप्टर का। क्या उद्देश्य था? वुल्फ का जो पर्पज था वो मजबूत करना था, ताकतवर करना था पूर्ण रूप से औरत ऑडियंस को, जो उसके सुनने वाले श्रोता थे और स्त्री, एंड टू इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट होता है प्रकाशित करना, और प्रकाशित करना मतलब रोशनी डालना, प्रकाश डालना, टू इल्यूमिनेट द सिंपलिसिटी इन द क्रिएटिंग ए कैरियर, और साधारणता प्रकाश में लाना किस चीज को? इन क्रिएटिंग ए कैरियर, की वो अपने कैरियर को खुद क्रिएट कर सके, इस बात को, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। हाउ डज वुल्फ प्रेजेंट हरसेल्फ इन ओपनिंग पैराग्राफ, किस प्रकार कैसे वर्जीनिया वुल्फ प्रस्तुत करती है खुद को इन ओपनिंग द पैराग्राफ, शुरुआत के पैरे के अंदर इस चैप्टर में, एंड रिलेशनशिप सी इज सी स्टैब्लिशिंग विद हर ऑडियंस, और क्या कौन कौन से उसने रिलेशनशिप में संबंध संबंध स्थापित किए अपने साथ, अपने ऑडियंस के साथ में, विद हर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के साथ में किस प्रकार उसने एस्टैब्लिश करना होता है, संबंध स्थापित करना, ये संबंध है, ये स्थापित करना होता है, किस प्रकार उसने संबंध स्थापित किया अपने ऑडियंस के साथ। इन द ओपनिंग पैराग्राफ, शुरुआत के पैरे के अंदर, वर्जीनिया वुल्फ प्रेजेंट्स, वर्जीनिया वुल्फ प्रस्तुत करती है हरसेल्फ खुद को एज ए नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में। सी क्लेम्स दैट, वह दावा करती है दैट राइटिंग इज ए सक्सेसफुल कैरियर चॉइस फॉर वुमन, कि जो राइटिंग है यानी लेख लिखना है, उपन्यास लिखना, कहानी लिखना, निबंध लिखना, कोई कविता लिखना, यानी लिखने का जो काम है वो एक सफलतापूर्वक कैरियर है, कैरियर का चॉइस है, किसके लिए? औरतों के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट इज चीप, ये बहुत सस्ता सस्ता काम है, एंड इट अलाउज देम टू बी प्रोस्पेरस, और इट अलाउज, और ये अनुमति देगा या देता है उनको, औरतों को, टू बी प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस होता है समृद्ध बनाना, धनी बनाना, समृद्ध बनाना, समृद्ध बनाने के लिए बिफोर दे पार्टिसिपेट इन एनी अदर प्रोफेशन, उससे पहले वो भाग ले किसी दूसरे प्रोफेशन व्यवसाय में, इन दियर लाइफ, अपने जीवन में, यानी जब वो बड़े होंगे और वो बड़े होकर अपने जीवन में कोई कामयाब होकर कोई प्रोफेशन, कोई व्यवसाय या काम चुनेंगे, उससे पहले वो इस व्यवसाय को अपना सकते हैं, बड़ा सस्ता और प्रोस्पेरस है राइटिंग का, लेख लिखने का, ये बता रहा है। एक्सप्लेन द थीम ऑफ एसे प्रोफेशंस फॉर वुमन, प्रोफेशंस फॉर वुमन नामक एसे की थीम क्या है, कथा वस्तु क्या है, कहानी क्या है, निचोड़ क्या है। वर्जीनिया वुल्फ इन हर एसे, वर्जीनिया वुल्फ अपने इस एसे में, जिसका नाम प्रोफेशंस फॉर वुमन है, सेज कहती है दैट की द वुमन कैन नो मोर रिमेन ओनली ए डेकोरेटिव पीस इन द हाउस। वो कहती है, वर्जीनिया वुल्फ कहती है इस में कि दी वुमन, औरतें, कैन नो मोर रिमन, अब नहीं ज्यादा समय तक रह सकती हैं, ओनली, केवल एक डेकोरेटिव पीस के रूप में, केवल एक डेकोरेटिव पीस का मतलब होता है सुंदर, सुंदर कोई वस्तु, जैसे घर में पहले माना जाता भाई स्त्री जो है एक सुंदर चीज है जो घर में होती है, यानी सुंदर आकृति है, सुंदर कोई भी वस्तु है जिसको घर में रखा जाता था, और उसका काम केवल क्या था? घर का काम करना, और बस ब्यूटीफुलनेस के लिए था। तो ये कह रही है कि वुमन कैन नो मोर, अब औरत अधिक समय तक नहीं रह सकती है, केवल एक डेकोरेटिव पीस के रूप में इन द हाउस, घर के अंदर, एंड दे विल हैव टू ब्रिंग अबाउट, और अब उन्होंने विल हैव टू ब्रिंग अबाउट, अब निकालना पड़ेगा या लाना पड़ेगा, अबाउट ए कंप्लीट चेंज, एक पूर्ण बदलाव, इन दियर थिंकिंग, अपनी सोच में, एंड देन तब दे कैन नॉट डू दिस विदाउट हैविंग ब्रोकन थ्रू द कन्वेंशनल चेन्स। अब ये कह रहे कि दे कैन नॉट डू दिस विदाउट हैविंग, दे कैन नॉट डू, वे नहीं कर सकती है इस काम को, जो बताया ऊपर, नहीं कर सकती है इस काम को विदाउट हैविंग ब्रोकन, बिना तोड़े, बिना तोड़े, क्या तोड़े? बिना तोड़े, थ्रू द कन्वेंशन चैन्स, कन्वेंशनल चैन होता है परंपरागत बेड़ियां, जो परंपरागत बेड़ियां उनके ऊपर डाली हुई है, उनको तोड़े बिना वो इस काम को नहीं कर सकती है। इन विच, जिस बेड़ियों में सी हैज बीन बाउंड,
ओवर एज, जिन जिन बेड़ियों में सी हैज बीन बाउंड, उनको बांधा गया, उसे बांधा गया ओवर एज, सदियों से। दी मैसेज, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है अकेला कि मैसेज बताइए क्या मैसेज दे रही है वर्जीनिया वुल्फ। मैसेज टू वुमन, मैसेज दे रही है औरतों को इन द स्पीच प्रोफेशंस फॉर वुमन नामक स्पीच में, बाय वर्जीनिया वुल्फ, जो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा हुआ है। इज टू यूज, इज मीन्स वो मैसेज क्या है, इज टू है, टू यूज प्रयोग करना, वॉट एवर टूल्स कोई भी साधन, टू हैव टू स्ट्राइव संघर्ष करने के लिए, फॉर एंड अटेन, स्ट्राइव फॉर का मतलब संघर्ष करने के लिए, एंड अटेन दियर गोल्स, योर गोल्स, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वो कोई भी टूल, यानी टूल का मतलब मेहनत किसी भी तरीके से करनी चाहिए। हु वॉज द ऑथर ऑफ आर्टिकल पार्टी, ये नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट चैप्टर है। हु वॉज द ऑथर ऑफ आर्टिकल पैट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। देखो ये एक आर्टिकल है, ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर में जो आर्टिकल दे रखा है उस आर्टिकल का चैप्टर का नाम क्या है, पैट्रोटिज्म, देशभक्ति, बियॉन्ड पॉलिटिक्स, राजनीति से परे और धर्म से परे। इस चैप्टर का लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द आर्टिकल पैट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसके लेखक हैं जी। अगर क्लास आपने वास्तव में अच्छी लग रही है, समझ में सब कुछ आ रहा है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेशन, तो रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कीजिए क्लास को, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर एक नोट लिखिए। देखो पहले तो इनका पूरा नाम है अबूर पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 में पैदा हुए थे, टू ए तमिल मुस्लिम फैमिली। ये एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे तमिल के। इन द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ रामेश्वरम ऑन, देखो पंबन आइलैंड, एक पंबन आइलैंड द्वीप के पास रामेश्वरम द्वीप पर, रामेश्वरम के सेंटर में, पिलग्रिमेज सेंटर होता है तीर्थ स्थल का जो केंद्र माना जाता है, रामेश्वरम का जो तीर्थ स्थल का केंद्र है, उसमें पैदा, उसके वहां पैदा हुए थे एक मुस्लिम परिवार में। और देन इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, तब बाद में उसको मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम दे दिया गया था। और नो अब इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, अब इसे क्या कहा जाता है, अब वो तमिलनाडु के अंदर है, आ गया है। हिज फादर, इनके पिता जैनुलब्दीन जी जैनुलब्दीन मार्कैयार वॉज ए बोट ओनर, वो एक नाव के मालिक थे, यानी नाव चलाते थे। एंड इमाम ऑफ ए लोकल मॉस्को में क्या होती है, मस्जिद, एक वहां लोकल की जो मस्जिद थी उसके अंदर इमाम भी थे, वहां पढ़ाने वाले। हिज मदर, जो उनकी माता थी आसियामा, वॉज ए हाउसवाइफ, वो एक घर के काम ही करने वाली थी। दी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है। वॉज गिविंग ए लेक्चर, जी क्वेश्चन आ सकता है इनकी मृत्यु, डेथ कैसे, कहाँ हुई, तो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वॉज गिविंग ए लेक्चर, एक लेक्चर देते हुए एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग, शिलोंग के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नामक इंस्टीट्यूट के अंदर लेक्चर देते टाइम, जुलाई 27, 2015 के अंदर। ठीक है जी। व्हेन ही कोलैप्स्ड, जब वो गिर गए, एंड डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक, तो उनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अटैक के कारण। ये 7th यूनिट चल रही है। ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए जी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अमर्त्य सेन वॉज बोर्न, अमर्त्य सेन जी ने किसके ऊपर लिखा है, टैगोर के ऊपर, ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के, और थोड़ा गांधी जी के ऊपर, मोस्टली रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। अमर्त्य सेन वॉज बोर्न ऑन November 3, 1933, 1933, 3 नवंबर 1933 में पैदा हुए थे अमर्त्य सेन। इन अ हिंदू वैद्य फैमिली, हिंदू वैद्य फैमिली के अंदर, बंगाल में। ब्रिटिश इंडिया, जिस टाइम ब्रिटिश इंडिया थी, क्योंकि 1933 में तो ब्रिटिश इंडिया ही थी ना,
रविंद्रनाथ टैगोर गैव अमर्त्य सेन हिज नेम, क्योंकि देखो अमर्त्य सेन ने मोस्टली रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखा है और ये इससे बड़े प्रभावित थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो ऊपर जो उन्होंने लिखा तो इससे बड़ा नाम मिला है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन फैमिली वाज फ्रॉम वोरी एंड मणिगंज। देखो अमर्त्य सेन का जो परिवार था वो कुछ तो रहता था, कुछ तो आया था वारी से, एक वारी स्थान है ढाका के अंदर, और कुछ आया था मानिकगंज से, ढाका के अंदर से। बोथ इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश, इन प्रेजेंट, वो दोनों के दोनों इस आज स्थान कहाँ है, बांग्लादेश के अंदर है जी। मेजर बुक्स बाई अमर्त्य सेन, ध्यान रखना मुख्य मुख्य किताबें कौन सी थी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, एक पुस्तक इनकी ये थी। दूसरी थी इन इक्वालिटी री एग्जामिन्ड, एक ये किताब मुख्य इनकी थी। थर्ड वाली पॉवर्टी एंड फेमिनिज, ये तीनों मुख्य किताब इनकी थी। अचीवमेंट एंड अवार्ड्स ऑफ अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के मुख्य मुख्य अचीवमेंट अवार्ड कौन कौन से मिले, पेपर में आ सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, आपने ये सारा लिखना है। अमर्त्य सेन, अच्छा एक सूचना आपको दी जा रही है, ध्यान नहीं रहा, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 6 और 7 के। इसके लॉन्ग क्वेश्चन, इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो 15 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का, दोनों यूनिट्स के, वो जल्दी आने वाली है क्लास। आप शॉर्ट पहले देखिए, इसके तुरंत बाद अभी आजकल में ही लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है। इनके ऊपर एक चैप्टर का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन, बस खत्म, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में सब कुछ हो जाएगा जी। तो अचीवमेंट एंड अवार्ड्स ऑफ अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ प्राइज मिला था इन्हें 1954 में। भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1999 में। और नोबल मेमोरियल प्राइज, नोबल प्राइज नहीं, नोबल मेमोरियल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर इन्हें, अर्थशास्त्र साइंस में, वो 1998 में मिला था जी। जी लास्ट क्वेश्चन है ये इनका। एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अमर्त्य सेन ऑन रविंद्रनाथ टैगोर एंड गांधी जी। एक बार, हाँ लास्ट क्वेश्चन ही है। एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अमर्त्य सेन के विचारों को प्रकट कीजिए ऑन रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी, जो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर उनके विचार थे वो उसको प्रकट कीजिए जी। अमर्त्य सेन, यहाँ पर अमर्त्य सेन में वाई के बाद ए आएगा, ध्यान रखना, ये सही है। अमर्त्य सेन रोट टैगोर एंड हिज इंडिया, इनके चैप्टर का नाम क्या है जो आपके बीए के अंदर दे रखा है, टैगोर एंड हिज इंडिया। अमर्त्य सेन ने लिखा है टैगोर एंड हिज इंडिया इन दिस वर्क, इस किताब में, इस लेख में अमर्त्य, यहाँ वाई के बाद ए है, अमर्त्य सेन प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करते हैं टैगोर को इन ए वैरायटीज ऑफ वेज, यानी विभिन्न विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। ही हैड रियलिस्टिक सिंपली स्टेटेड ओपिनियन, यानी जो ये बताते हैं अमर्त्य सेन बताते हैं कि जो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो ही हैड, वो रखते थे रियलिस्टिक, वास्तववादी, सिंपली स्टेटेड, साधारणता कहे हुए स्टेटेड ओपिनियंस, विचार अपने, ऑन नेशनलिज्म, राष्ट्रवादिता के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति के ऊपर, क्रॉस कल्चर के ऊपर, क्रॉस कल्चर होता है यानी 2, 4, 5 संस्कृतियों का आपस में मेलजोल रखना, उसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये कहते थे क्रॉस कल्चर एजुकेशन होनी चाहिए। क्रॉस कल्चर एजुकेशन का मतलब है कि सभी, जिस एजुकेशन के अंदर सभी कल्चर का समावेश हो। मेंटल फ्रीडम, मानसिक आजादी जहां हो। द वैल्यू ऑफ लॉजिकल क्रिटिसिज्म, और किसकी वैल्यू होनी चाहिए, लॉजिकल क्रिटिसिज्म की, यानी लॉजिकल तार्किक क्रिटिसिज्म के, आलोचना की। आलोचना का मतलब होता है किसी भी बात की अच्छाई या बुराई के बारे में बताना, दोनों चीज के बारे में बताना। एंड द नेसेसिटी, और जरूरत, फॉर कल्चर ओपननेस, और क्या जरूरत है कल्चरल ओपननेस की। कल्चरल ओपननेस का मतलब होता है सांस्कृतिक खुलापन की क्या जरूरत है देश के अंदर, अमोंग अदर टॉपिक्स, और दूसरे टॉपिक में भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। थ्रू दो रविंद्रनाथ टैगोर एडमायर्ड, दो यद्यपि टैगोर एडमायर, टैगोर ने भी प्रशंसा की है गांधी जी की, वेरी मच, बहुत ज्यादा, बट लेकिन दे हैड डिफरेंट व्यूज
बल्कि उनके विचार अलग अलग थे, गांधी जी के और रविंद्रनाथ टैगोर जी के। एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और एटीट्यूड्स टुवर्ड, और उनका जो नजरिया था वो भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट का था, अलग अलग प्रकार का था। कैसा था? गांधी जी वॉज नेशनलिस्ट, गांधी जी राष्ट्रवादी थे, और टैगोर वाज करेक्टराइज्ड एज इंटरनेशनलिस्ट। इंटरनेशनलिस्ट का मतलब होता है ये सारी दुनिया के सारे देशों को ही अपना देश मानते थे, बड़ी सोच रखते थे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहकर। अगर आपने क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।